गुड मॉर्निंग। फाइनल एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है, तो हो सकता है कुछ लोग प्रिपरेशन किए होंगे, नहीं किए होंगे, तो खैर उसके मद्देनज़र उन लोगों का ख्याल रखते हुए ये मास्टर बाबू जो है कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा जो है हमारा पहला द्वितीय वर्ष का पहला जो पेपर है, इस टोटल को हम लोग इस एक वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, जो 5 यूनिट है, पाँचों को संपूर्ण S1 को हम लोग एक वीडियो में, चाहे जितना भी लंबा वीडियो हो, उसको देख करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो है कि हम सारे इससे पहले भी पढ़ाया गया है, तो टॉपिक वाइज जो है कि सारे टॉपिक को पढ़ाया गया है। अगर आप वहाँ से पिछला वीडियो आप देख करके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए, आपको सारे का PDF भी मिल जाएगा। यहाँ से आप टोटल को सिर्फ समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जो इसका पेपर है ना, उसका मतलब समझिए। वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप लोग अस्थिर से बैठ जाइए। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं कि वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल रहा है यूट्यूब के सेक्शन में। जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर से आप जो है कि वीडियो को प्लेबैक फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप फास्ट करके भी देख कर समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा क्या है। मेनली हम लोग इस पेपर में जानेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, समझेंगे क्या, उसको देखिए। हमारा समाज जो है, बच्चे जो पैदा होते हैं वो परिवार में पैदा होते हैं, धीरे धीरे वो समाज में तक पहुंचता है, समाज से फिर वो देश तक पहुंचता है। देश के लिए एक नागरिक, एक जो है कि जिम्मेदार नागरिक बन पाता है। तो इस क्रम में बच्चा जो है ऐसे तो सीधा तो नहीं बन जाता है, वो औपचारिक भाषाएं, औपचारिक शिक्षाएं, अनौपचारिक भाषाएं, अनौपचारिक शिक्षाएं, बहुत प्रकार की जो है कि उसके साथ उसके विकास की प्रक्रिया में टर्म आता है, बहुत सारा जो है कि टर्म आता है। तो इस टर्म में हमारा जो भारत है, हमारा जो भारतीय समाज है, उसमें शिक्षा की प्रकृति किस प्रकार है। जो हमारा भारत है, भारत देश है, भारत देश में शिक्षा की जो प्रकृति है वो किस प्रकार है, किस प्रकार शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार शिक्षा दी जा रही थी, क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से दी जानी चाहिए बेहतर ढंग से, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसी सब को हम लोग इस सेक्शन इस जो पेपर है S1 इसमें पढ़ेंगे। तो ज़रा एक बात बताइए, ये सब चीज़ आपको पढ़ाने का क्या मकसद है, ये सब क्यों पढ़ना है आपको, तो ये भी समझ लीजिए। ये समझ लेने से और भी बेहतर होगा। आप भावी शिक्षक हैं, भविष्य के शिक्षक हैं आप। यदि आप ये नहीं जानिएगा, ये नहीं पढ़िएगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या क्या हमें तो विद्यालय में हमको देखने को मिलता है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, हम किस प्रकार से जो है कि प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण बच्चों को दे सकते हैं, तो ये सब एक शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि वो जो ग्राउंड लेवल है, जो एक तरह से समझ लीजिए कि भौतिक स्तर पर वो उसे अंजाम देगा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वो अंजाम देगा एक शिक्षक, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक जो मेन बातें हैं, वो एक्चुअली जो बातें अभी कही गई उसी को लेकर के अभी सारा टॉपिक, सारा जो यूनिट है वो कवर किया जाएगा। मेन मुद्दा वही है जो अभी हमने कितनी देर पहले, 3 मिनट पहले ये बातें की जा चुकी। ठीक ना। अब देखिए, आपको यदि एग्ज़ाम में पूछ देता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा विविधता क्या है या असमानता विविधता, इस तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन जो है फिर साथ में आपको एक और क्वेश्चन जोड़ सकता है कि हम किस प्रकार से विद्यालय में इसे दूर कर सकते हैं, या क्या किस प्रकार से जो है कि विविधता एक तरह से हमारे संसाधन के काम आता है। कक्ष में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान विविधता एक साधन की तरह से यूज किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन लिखना है। तो विविधता को आप इस तरह से आपको डील करना है कि विविधता क्या है, मतलब हमारा जो भारतीय समाज है, हम सभी एक तरह से एक जगह भारत में रहते हैं, और एक भारत में रहने के बावजूद हम सभी का जो सोच है, विचार है, देखने की प्रकृति, किसी भी चीज़ को के प्रति जो अपनी राय देने की प्रकृति है, अपने जो बातें रखने की का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो यही विविधता है। मतलब विविधता का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है विभिन्न या भिन्न या अलग अलग, मतलब अलग अलग होने की स्थिति। इस तरह से आपको लिख देना है, अलग अलग होने की स्थिति को हम विविधता कहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत प्रकार की विविधता है, जैसे हम देख लेंगे जियोग्राफिकल
पे हम लोग देख लेंगे, भौगोलिक क्षेत्र में हम लोगों को देख लेंगे, तो हमारा जो बिहार है वो क्या है, मैदानी इलाका है, ठंडा इलाका है, मतलब ठंडा नहीं कहेंगे, बगल में माउंटेन है, हमारा हिमालय पहाड़ है। तो इस तरह से हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। फिर भाषाई है, आपको विविधता पूछेगा तो आपको विविधता का प्रकार दे देना है, भौगोलिक दे देना है, भाषाई दे देना है, जातीय दे देना है, धार्मिक दे देना है। अच्छा, भाषा ही हो गया। भोजन में विविधता है, हमारे बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है। अदर आप दक्षिण राज्यों में चले जाइए तो वहाँ मछली का ज़्यादा वो लोग प्रयोग करते हैं, इडली डोसा सांभर इस तरह के भोजन का वे लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई विविधता। अब है असमानता, ठीक है, विविधता के प्रकार को हमने बता दिया। अब है असमानता। असमानता क्या है, पहले इसको देखने की, असमानता समझने से पहले ना आप समानता समझिए। समानता क्या है, और समानता को समझने से पहले, अच्छा, समानता को समझने से पहले आप एक बार ना समता समझिए। समता क्या है, लोकतंत्र रूपी जो दर्शन होता है, लोकतंत्र रूपी जो राज्य है, उसका एक आधार वो समतामूलक समाज की स्थापना करना उसका मुख्य लक्ष्य होता है। यानी समतामूलक समता जो है कि किसी भी लोकतंत्र जो राज्य है, देश है, उसका ये आधार होता है। मतलब समतामूलक समाज की स्थापना करना, समतामूलक देश की स्थापना करना, एक लोकतंत्र जो शासन होता है उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसमें समता तो हम समता समझ गए कि एक उद्देश्य है, आधार है, लेकिन समता असल में है क्या? समता क्या है, सबके बराबर की स्थिति, ठीक ना। और समानता क्या है, सबके साथ समान व्यवहार। यहाँ देखिए, स्थिति और व्यवहार दोनों में फ़र्क समझिएगा। मतलब है क्या, हमारे घर में मान लेते हैं, आपके घर में आप 4 भाई बहन हो, लेकिन और आपके माता पिता क्या है, सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, सबके साथ एक साथ बर्ताव करते हैं। अगर किसी के लिए कोई गिफ्ट लाएं तो सभी के लिए लाएं, किसी के लिए अगर नहीं लाएं तो किसी के लिए भी नहीं। तो ये हो जाएगा, आपको समानता दर्शाएगा। और समता क्या है, समता है यह कि अगर आपके घर में जैसे कि 4 भाई बहन हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई थोड़ा जो है कि मोटिवेटेड नहीं रह पाता है, कोई पढ़ाई लिखाई में किसी को मन नहीं लग रहा है, कोई आपके 4 भाई बहन है, अगर आपको किसी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आपके पिताजी कि जिसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसके लिए विशेष संसाधन ला के देंगे, उसको रुचिकर बनाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। तो सिर्फ उसी को मोटिवेट करेंगे, और जो 3 है वो देख रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, तो इसके तरफ हमको मेहनत करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो जिसके तरफ वो मेहनत करेंगे, जिसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तब जो उसको किस लेवल पर लाने के लिए, आपके लेवल पर लाने के लिए। तो ये हो जाएगा समता। ऐसा व्यवहार समता को दर्शाएगा। और समानता क्या है, सबके साथ समान व्यवहार। तो अब आप समान व्यवहार से निकाल लीजिए असमानता क्या, सबके साथ उनकी परिस्थिति के आधार पर अलग अलग व्यवहार। मतलब नागरिक के साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति के आधार पर अलग अलग व्यवहार असमानता को दर्शाएगा, ठीक है। अब आप असमानता भी जो है कि ये 2 प्रकार का है, ठीक ना। एक प्राकृतिक और एक क्या बोलते हैं, प्राकृतिक और काल्पनिक कह लेंगे, या फिर हमारे द्वारा कृत्रिम, ये सब हो जाएगा। तो प्राकृतिक में क्या है, जैसे अभी देखिए आपके यहाँ हमारा जो पूरा जो देश है, या फिर प्राकृतिक, देखिए गलत लिखा जाता है, ठीक है, प्रकृति के लिखा हुआ। हमारा जो जैसे हम देख लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या सब जगह एक ही मौसम है क्या, सब जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग है, एक ही है, अलग अलग है। तो यही असमानता हो गया, ठीक ना, प्राकृतिक असमानता हो गया। अब कृत्रिम असमानता क्या है, या फिर सामाजिक असमानता इसको कहेंगे, ठीक ना, सामाजिक असमानता। जैसे हम लोग देखते हैं लड़का है, लड़की है, तो सबके साथ हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। यही हमारा समाज में चूँकि है, इसीलिए बोला जाता है जेंडर जो है कि एक समाज द्वारा क्रिएट अवधारणा है ना, और इसी के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। जैसे कि हमारा स्टेरियोटाइप में जो है कि रूढ़िवादिता है कि लड़कियां ही खाना बनाएगी, लड़के नहीं बना सकते हैं, लड़के ही शर्ट पहन सकते हैं, लड़कियां नहीं पहन सकती है। तो इस तरह की जो लड़कियों को ही गुलाबी कपड़ा अच्छा लगता है, पर शोभा देता है, लड़के पर नहीं। तो ये इस तरह का जो स्टेरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, ये जो है कि सामाजिक असमानता को दर्शाता है, ठीक ना। तो यहाँ तक खत्म हुआ। अब देखिए दोनों असमानता आपको समझ में आ गया। उसके बाद है वंचना। वंचना क्या है, मूलभूत आवश्यकता
दैनिक दिनचर्या के विकास के लिए चाहिए, उससे वंचित हो जाना वंचना कहलाएगा। जैसे विकास हेतु आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाना वंचना कहला गया। मतलब है ये जैसे आप को दिन में मान लेते हैं आपकी दैनिक संसाधन जो है रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब से आपको जो है कि समाज वंचित कर दे रहा है। मतलब आप ये सब हासिल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो आप खुद नहीं हासिल कर पा रहे हैं किसी वजह से, या फिर कोई जो है कि आपको हासिल नहीं करने दे रहा है, तो ये हो गया आपको। या फिर आप के पास है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो ये सब है वंचना में आएगा। अब इसके वंचना जो है इसका भी दो प्रकार है, एक है सापेक्षिक वंचना और दूसरा है वास्तविक वंचना। तो देखिए वास्तविक वंचना क्या है, इसमें है क्या, आपके पास संसाधन मौजूद हो परंतु आप उसका उपयोग न कर पा रहे हों। मतलब जैसे समाज में कोई व्यक्ति है, उसके पास खाने का, सोने का, बैठने का सारे संसाधन लैस हैं, लेकिन है क्या, उसकी वो मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि है, सही से चल नहीं पाता है, सही से बोल नहीं पाता है, तो मतलब उसके पास संसाधन रहते हुए भी वह उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ये हो गया वास्तविक वंचना। मतलब कि संसाधन रहते हुए भी वास्तविक वंचना में ऐसा होता है कि व्यक्ति के समक्ष संसाधन मौजूद है परंतु उनमें शारीरिक अथवा मानसिक रूप से ऐसी अक्षमताएं होती है जिसकी वजह से वो जो संसाधन है, मूलभूत संसाधन, उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के वंचना को क्या कहते हैं, वास्तविक वंचना, ठीक ना। और वास्तविक वंचना दो प्रकार का होता है, ठीक ना। एक होता है वास्तविक वैयक्तिक वंचना और होता है वास्तविक सामुदायिक वंचना या फिर सामूहिक। तो इसी तरह से जब एक व्यक्ति आपको इस तरह से है कि जब एक व्यक्ति के पास संसाधन मौजूद हो और वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा हो, तो वैयक्तिक वंचना। समुदाय में क्या हो जाएगा, जैसे कि पूरा समुदाय ही शिक्षा से दूर है, तो वो क्या जाएगा किसी से अपना हक मांगने। समझ रहे हैं मेरी बातों को। जैसे देख लीजिए एक समाज है, मान लीजिए कोई समाज है, वहाँ पे लोग न शिक्षित हैं, न शिक्षा को समझ रहे हैं, न अपना अधिकार समझ रहे हैं। जैसे शिक्षा भी अधिकार है, शिक्षा अधिकार में न उसे समझ रहे हैं, ना अपना जो मौलिक अधिकार है उसको समझ रहे हैं। मतलब जिस जगह पे है वो समाज में परिवर्तन भी नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या है, वो वंचित हैं लेकिन वो खुद में इतना अक्षम है कि कुछ किसी के सामने अपनी बातों को रख भी तो नहीं पा रहे हैं, वो अपना अधिकार खुद हासिल कर पाएँ। तो ये हो गया सामुदायिक वास्तविक वंचना, ठीक ना। उनके पास सरकार संसाधन दे रही है परंतु वे उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ठीक ना। और दूसरा क्या है, दूसरा हो गया आपको वास्तविक तो हमने पढ़ लिया। सापेक्षिक में है क्या कि हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास तो संसाधन मौजूद है, सारी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो मौजूद है, लेकिन हम दूसरे से जब कंपैरिजन करते हैं अधिक सुविधा संपन्न व्यक्ति से, तो हम खुद को वंचित महसूस करते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। समाज में यही चीज़ लोगों को लेकर डूबता जा रहा है, डिमोटिवेट करता है, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है कि सापेक्षिक वंचना को जन्म देता है। तो ये आपको जो पहला यूनिट है ये आपको ख़त्म हुआ इतना दूर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध। इसको हम लोग अब अच्छे से समझते हैं। समाज समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए, नहीं आ रही है तो फिर से समझ लीजिए। परिवार तो समझ में आता होगा। तो एक या दो से अधिक एक जैसा मिलता जुलता परिवार समुदाय को जन्म देता है, और वही दो या दो से अधिक मिलता जुलता समुदाय जो है वो समाज को जन्म देता है, ठीक ना। तो समाज यही है, मतलब समाज जो है कि वो परिवार का, समुदाय का समूह है, ठीक है। अब समाज में सत्ता समझ में आ रही है आप लोगों को? सत्ता को समझने से पहले आप लोगों को शक्ति समझना होगा। शक्ति क्या है? शक्ति को देखिए, जब किसी व्यक्ति या समूह से हम उसकी इच्छा या फिर इच्छा के बगैर अपनी इच्छानुरूप कार्य कराते हैं, ठीक ना, तो ये शक्ति कहलाता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को जैसे हम कक्षा में देख लेते हैं, हम बच्चा को
बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो और बच्चा उब चुका है, अब नहीं पढ़ना चाह रहा है, बोल रहा है कि सर थोड़ा सा कार्यक्रम थोड़ा सा जो है कि कुछ रोचक हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर लय में आकर के पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आप वहाँ पर बतौर शिक्षक अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं कि नहीं तुम लोग पढ़ो वरना ये छड़ी देख लो। तो ये शक्ति हुआ, वो नहीं चाह रहा है परंतु आप उस पर जोर डाल रहे हैं, तो ये शक्ति हुआ। और सत्ता को समझने से पहले जैसा कि हमने कहा शक्ति को आपको समझना होगा। तो शक्ति को आपने समझ लिया, अब देखिए वर्चस्व को समझिए, इसके बाद आप वर्चस्व समझिए, फिर आपको सत्ता समझाएंगे। अच्छा शक्ति आपने समझ लिया ना, छोड़िए, नहीं आपको वर्चस्व समझना होगा, फिर ही आप सत्ता को समझ में आएगी, आप सत्ता आपको समझ में आएगी। आपने शक्ति समझा, किसी व्यक्ति या समूह से उसकी इच्छा अथवा अनिच्छा, उनकी इच्छा स्वरूप, उनकी इच्छा से या फिर बिना उनकी इच्छा से अपनी इच्छा अनुरूप कार्य कराना शक्ति कहलाता है। इसके बाद आप वर्चस्व समझिए, फिर सत्ता समझ में आएगी आपको। इसके बाद हम लोग वर्चस्व देखते हैं। जब कोई व्यक्ति, समूह या संस्था का कोई भी व्यक्ति सामाजिक संसाधन या किसी भी प्रकार के संसाधन पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेता है और उसका जो उपयोग होता है उसका सामर्थ्य उसके पास आ जाता है, कि मतलब उसका जो उपयोग है, किसको देना है किसको नहीं देना है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके वो इस चीज़ को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। मतलब संसाधन पर वो अपना कब्जा जमा लेता है और उसके उपयोग को सुनिश्चित करता है ना। तो ये शक्ति ये आपको वर्चस्व कहलाता है। मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक संसाधनों के उपयोग का सामर्थ्य हासिल कर लेना वर्चस्व कहलाएगा। ठीक, अब देखिए सत्ता को समझिए। आपने समझा, हमारे समाज में हम देखते हैं बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है, असामाजिक तत्व जिसको कह लेंगे, कहता तो है कि सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता क्या रहेगा, समाज के संसाधनों पर वो खुद का अधिकार समझता है, जैसे लगता है दूसरों को अधिकार नहीं पहुंचने देता है। तो वे अपना जो है कि शक्ति का प्रयोग करता है और दूसरों को इसका लाभ नहीं पहुंचने देता है। तो ऐसा समाज में आप देखे होंगे बहुत सारा व्यक्ति होता है। इसी तरह से हमारे देश में भी तो बहुत सारा व्यक्ति है। तो जब ऐसा बहुत सारा व्यक्ति आज एक साथ आ जाता है तो सबके बीच ये शुरू हो जाता है कि इस समाज पर मेरा अधिकार है, इस समाज पर मेरा अधिकार है। तो इस तरह से सबके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, सबके बीच झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। तो इसी को एक करने के लिए सब लोग आपस में समझौता करता है। सारी शक्तियाँ जो है कि आपस में एक समझौता करता है कि चलो हम लोग अपना शक्ति जो है कि किसी एक केंद्र को दे देते हैं, ठीक ना। तब ये जो है कि हम लोग अपनी बात को इसके पास रखेंगे और ये हमारी बात को जनता तक पहुंचाएगा। ये जो जनता है इस तक ये बात हमारी पहुंचाएगा। अगर हम लोग देंगे तो हमारा विचार अलग है, इसका विचार अलग है, हम लोग अपना अलग अलग विचार जो है कि इसको देंगे और ये अपने जनता की सुविधा के अनुरूप ये विचारों को जनता के समक्ष पहुंचा देगा। तो ये कहलाता है सत्ता। ये जो है सत्ता कहलाएगा, ये जिसे हम शक्तियाँ जो है कि शक्ति, जिसे जो है कि वर्चस्ववादी लोग अपना शक्ति दे दिया। मतलब जब वर्चस्ववादी लोगों के बीच शक्ति को लेकर के संघर्ष शुरू हो जाता है, मतलब समझ में आ रही है। देखिए जैसे हमने अभी कहा ये भी शक्ति है, ये भी एक तरह से वर्चस्ववादी लोग में से शक्ति का प्रयोग करने वाला हुआ, ये भी शक्ति का प्रयोग करने वाला हुआ, ये भी शक्ति का प्रयोग करने वाला हुआ। तो ये जो तीनों है इन सब में क्या था, विविधता था, सबका अलग अलग सोच विचार था। तो इन लोगों के बीच इन लोगों को एक करने के लिए या फिर जब ये लोग अपनी शक्तियाँ किसी एक केंद्र को दे देती है तो जिस केंद्र को देती है वो केंद्र सत्ता कहलाता है, ठीक ना। जब बहुत सारी शक्तियों के बीच सत्ता वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है कि इस समाज पर मेरा वर्चस्व रहेगा या फिर मेरा रहेगा या मेरा रहेगा, इस चीज़ को लेकर जब संघर्ष शुरू हो जाता है तो उन सबको एक करने के लिए एक शक्ति केंद्र का स्थापना किया जाता है जो कि सत्ता कहलाती है। और उसी सत्ता को सारी जो वर्चस्ववादी लोग हैं अपनी शक्ति दे देते हैं और उनको ही प्रयोग करने का सामर्थ्य दे देते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाता है आपको ये सत्ता कहला जाता है, ये आपको सत्ता कहला जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। अब देखिए एक बात समझिए, प्रतिरोध। अभी जो यहाँ जनता थी, जनता को
अभी हमने दिखाया कि वर्चस्ववादी लोग जो है शक्ति का प्रयोग करके उससे संसाधन नहीं देते हैं, मतलब सामाजिक संसाधन का लाभ उसे नहीं पहुंचने देते हैं। तो जब ऐसा होगा तो लोगों में धीरे धीरे क्या होगा, वंचन का भाव पैदा होगा। जब वंचन का भाव पैदा होगा तो वे लोग खुद को दूसरों से वंचित महसूस करने लगेंगे, तो धीरे धीरे उनमें जागरूकता आएगी, सभी लोग एक होंगे किसी भी चीज़ को, तब वो अपना जो बैरियर है वो नहीं बनाएंगे, मतलब धर्म हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सब एक साथ आएंगे धीरे धीरे, एक साथ मिल करके, तब वे खुद में एक देखेंगे और समझेंगे कि ये तो हमारा अधिकार है, ये हमें नहीं मिल रहा। तब धीरे धीरे उनमें प्रतिरोध जन्म लेगा, वे विरोध करेंगे, पहले धीरे धीरे विरोध करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो विरोध का ब्रॉड व्यापक रूप है प्रतिरोध जन्म लेगा, ठीक ना। और प्रतिरोध जैसे सत्ता देखे हम लोगों ने देखा कि वर्चस्ववादी लोग जो है कि अपना जो है क्या शक्ति को एक केंद्र को दिया, जो केंद्र सत्ता कहलाया। तो एक बात समझिए, हमारे देश में हमारा देश लोकतांत्रिक है, अलग अलग शासन व्यवस्था में अलग अलग तरह से शक्तियाँ अपने वर्चस्ववादी लोग अपनी शक्तियों को सत्ता को हैंड ओवर करती है, मतलब सत्ता को प्रदान करती है, समझे। जैसे भारत में कैसे देती है सत्ता, जैसे विधायक है, विधायक अपनी शक्ति के प्रयोग करने का अपना किसको देता है, जो है कि ये मुख्यमंत्री को, और सांसद किसको देता है, प्रधानमंत्री को दे देता है ना, अपना शक्ति का प्रयोग करने का, अपना जो है कि शक्ति का सही प्रयोग करने के लिए। और जब वो सही तरह से प्रयोग नहीं करता है तो धीरे धीरे विरोध जन्म लेता है, और वही विरोध का व्यापक रूप प्रतिरोध में बदल जाता है धीरे धीरे। अब इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर अवधारणा समझ ही लिया, प्रकार भी देख ही लिया, सत्ता के प्रकार। सत्ता का बहुत सारे प्रकार है, जैसे अभी हम बताएं, लोकतांत्रिक हुआ, राजतंत्र हुआ, लोकतंत्र हुआ, राजतंत्र हुआ, लोकतंत्र का भी प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसके बाद तानाशाही हो गया। तो ये सब कुछ सत्ता के प्रकार हैं। सत्ता या सरकार एक ही होता है, सत्ता का निर्वहन सरकार करती है ना। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सत्ता है, इसका निर्वहन जो है कि प्रधानमंत्री करता है। इसी तरह से अब हम लोग इन सबको समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग समता देखते हैं। समता हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, और समानता, दोनों को समझना होगा। और फिर सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, इसको समझ लीजिए। सामाजिक न्याय, इसको भी समझने के लिए आप पहले हम लोग ना समता और समानता को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हम आप लोगों के सामने एक फ़ोटो लाते हैं, ठीक ना, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये फ़ोटो देखिए आप, और इसको देख करके अच्छे से समझिए, कुछ समझ में आ रही है बातें। ये सिमिलरिटी जो है ये समानता है, ठीक ना, और ये समता है, इक्विटी समता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब हुआ, ये व्यक्ति स्वयं लंबा है, हम इसको और ये व्यक्ति को हम देख रहे हैं, ये नाटा है, मैच सबको देखना है। क्या करेंगे, इसका हम एक चेयर लेकर के इसको दे देंगे तो ये देख लेगा, और इसे एक चेयर ही पर्याप्त है इसके लिए। लेकिन ये समता क्या कहता है, नहीं, हम जब चेयर लाएं तीनों के लिए तो तीनों को देंगे चेयर, ये समानता कहता है। लेकिन समता क्या कहता है, चेयर तो हम दे देंगे, लेकिन तीनों को दे देंगे, लेकिन इसको देने के बाद बावजूद भी तो ये नहीं देख पा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका अगर एक ले भी लेंगे, इसका चेयर ले भी लेंगे तो भी ये देख पाएगा और ये भी देख पाएगा, तो ये कहला जाता है समता। और जो जब हम ये कहला जाता है समानता। ये अभी जो हमने कहा कि इसका एक चेयर लेकर के इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा समता, और अभी चेयर जब सबके पास है तो ये हो जाएगा समानता, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर, रुकिए। उम्मीद है आपको जो है कि वो ये फ़ोटो देख करके समझ में आ गया होगा, समता और समानता में अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय को समझने से पहले आप लोग एक चीज़ को समझिए, न्याय। न्याय क्या है, न्याय एक अवधारणा है ना, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त है। 6 मूल अधिकार हैं, है ना, और 11 कर्तव्य हैं। 10 ही थे, एक बाद में जोड़ा गया, तो 11 कर्तव्य है। ये ऐसा नहीं है कि केवल हम ही को प्राप्त है, ये केवल आप ही को प्राप्त है। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार और कर्तव्य प्राप्त है, और यही न्याय है। और न्याय 3 प्रकार का है, न्याय की 3 अवधारणाएं हैं। सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं भी बनाते बनाते जो है कि थक जाऊंगा, इसलिए ना एक काम करते हैं, इस वीडियो में एक ही यूनिट को देखेंगे। ये हम लोग जो है कि ना सामाजिक इसको न्याय को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को का दूसरा पार्ट ले आएंगे, ठीक ना। इसके बाद है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय की कितने प्रकार है, कितनी अवधारणाएं हैं? 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। ये है आपको सामाजिक न्याय। न्याय की एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत नागरिक तथा नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को न होने की स्थिति को दर्शाता है। मतलब समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं, है ना, लड़का है, लड़की है, जैसे देख लीजिए कि गोरा है, काला है, सुखी संपन्न है। सुखी संपन्न तो खैर आर्थिक में आएगा, लेकिन हम मेन इसी से देख लेते हैं सामाजिक स्थिति के आधार पर। तो ये क्या है, हम अलग अलग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं ना है कि जो काला है उसको सामाजिक, उसको जो है कि भारतीय संविधान अधिकार नहीं देता है, गोरे के इतना नहीं, सबको समान अधिकार है। तो यही सामाजिक स्थिति के आधार पर सबको जो है कि भारतीय अधिकार न्याय, सबको समान अधिकार है। मतलब वो काला हो, गोरा हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको समान अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। यही सामाजिक न्याय को दर्शाता है, ठीक ना। उसके बाद है आर्थिक, मतलब आर्थिक स्थिति के आधार पर नागरिक तथा नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना। जैसे अमीर है, गरीब है, तो ऐसा थोड़ी, सुविधा संपन्न है, सुविधाहीन है, तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको उसकी प्रायोरिटी होगी, उसको समाज में अच्छे नज़र से देखा जाएगा, या फिर वो जहाँ जाएगा उसका एक अलग रुतबा होगा, एक अलग अधिकार बनेगा। ऐसा नहीं है, जैसे जितना अधिकार अमीर को है उतना ही अधिकार गरीब को भी है। यही आर्थिक न्याय है, ठीक ना। और राजनीतिक न्याय क्या है, मतलब राजनीतिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार नागरिक तथा नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना। जैसे कि अमीर है, गरीब है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको मतदान करने का अधिकार है, सबको जो है कि चुनाव लड़ने का अधिकार है। यही राजनीतिक न्याय को दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट यूनिट जो है, पहला यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है कोई टॉपिक तो अच्छे से आप बताइए, और एग्ज़ाम आने वाला है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ये एक तरह से आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये वीडियो एक ही वीडियो में हम लोग जो है कि सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये वीडियो में एक यूनिट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट, फिर इसी तरह से हम लोग टोटल चैप्टर को देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा समझ में आ गई होगी, बातें टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।